बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। अभी इस आवाज़ की गूंज खत्म भी ना हो पाई थी कि कमरा एकदम तारीकी में डूब गया। मैं अपनी आंखों से हाथ हटाकर कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि हर तरफ खौफनाक फुंकारें गूंजने लगी, जैसे बेक वक्त सैकड़ों सांप ने यलगार कर दी हो। मुझे एहसास हुआ कि मेरे करीब से मुतअद्दिद सांप सरसराते हुए गुजर रहे हैं। इसी एहसास के साथ ही मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे गहरे अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने आसपास दहशत अंगेज फुंकारें सुन रहा था। मुझे एतराफ है कि इस वक्त मेरे औसान खता हो गए और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ना जाने इस कैफियत में कब तक मुब्तला रहता कि एक तेज और हौलनाक चीख ने मेरे हवास को झंझोड़ कर रख दिया। गालबन ये चीख उस नौजवान की थी जिसे कुछ देर पहले मैं मापारा की ख्वाबगाह में देख चुका था। मुझे याद है कि इस चीख से पहले मैंने वाज़िह तौर पर एक खौफनाक फुनकार सुनी थी जिसे सुनकर मैं लरज उठा था। ये चीख अभी महदूम न हो पाई थी कि जोर से किसी दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। गहरा अंधेरा हल्के धुंधलके में तब्दील हो गया। कमरे का पिछला दरवाजा खुला था। एक साया तेजी से बाहर निकला। इसी साये के पीछे मैंने अपने हमजाद को लपकते हुए देखा। यकीनन वो साया मापारा का था। एन इसी वक्त मुझे अपनी पुश्त पर रोशनी का एहसास हुआ। मैं फौरन मुड़ा। मैं खुले दरवाजे के करीब ही खड़ा था। मैंने देखा कि कोई शख्स लंबे लंबे डग भरता हुआ हाथ में लालटेन थामे कमरे की तरफ बढ़ रहा था, और वो रोशनी इस लालटेन की थी जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। मैं इस शख्स को पहचान गया। ढीले ढाले लिबास में वो लंबी दाढ़ी वाला वो शख्स तबीब खास इरशाद अहमद खान ही हो सकता था, जो गालबन चीख सुनकर जाग उठा था। अचानक मेरे दाएं हाथ को झटका लगा। कोई मुझे कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ खींच लिए जा रहा था। जरा जल्दी कदम उठाइए, ये आवाज हमजाद की थी। कमरे से निकलते ही मैंने अपने जिस्म को हल्का महसूस किया। अब मेरा जिस्म ऊपर की तरफ उठ रहा था। चंद ही लम्हों बाद मैंने खुद को एक खुली छत पर पाया। ये छत भी इसी हवेली के एक बड़े कमरे की थी, लेकिन इस पर मुंडेरें नहीं थी। मैंने चाहा कि हमजाद से कुछ दरियाफ्त करूं, मगर मेरे बोलने से पहले ही इसने सरगोशी की। जब्बार का हमजाद मापारा के ताक़ुब में है और जल्द अज जल्द इस तक पहुंचना जरूरी है, वरना वो इसे जुल देकर निकल जाएगी। आप इस वक्त तक यहीं रहें जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। हमजाद मेरे कुछ कहने से पहले गायब हो चुका था। इसके जाते ही मैंने सोचा कि खुली छत पर रात के वक्त इस तरह खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं। मुझे लेट जाना चाहिए। दूसरे ही लम्हे मैं अपने इस ख्याल पर अमल कर चुका था। मैं छत पर दम साधे लेटा हुआ नीचे हवेली से आती हुई मुख्तलिफ आवाजों का शोर सुन रहा था। ये आवाजें किसी फर्द वाहिद की नहीं हो सकती थी। यकीनन हवेली में और लोग भी थे। ये लोग कौन थे, मैं इससे ला इल्म था। मेरा ज़हन अभी कुछ देर पहले गुजरे हुए लम्हात में उलझा हुआ था। ये तो मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि मापारा ने अपनी मदद के लिए पुरसरार कुत्तों को पुकारा था, जो बर वक्त इसकी मदद करने को पहुंच चुकी थी। वो मुझ पर हमला आवर इसलिए ना हो सकी कि मैं हिफाजती एसार में था, वरना मेरा हशर भी इस अजनबी से मुख्तलिफ ना होता जो इन पुरसरार कुत्तों की भेंट चढ़ चुका था। मैं इस बात से बाखबर था कि वो अजनबी कौन था। मैंने तो सिर्फ इतना देखा था कि जब मैं कमरे में पहली बार दाखिल हुआ तो मापारा के करीब मौजूद इस अजनबी नौजवान को मापारा के कुर्ब की बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी थी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे छत पर किसी और वजूद का एहसास हुआ। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठा। मैंने चारों अतराफ अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी नजर न आ सका। मैंने दोबारा लेट जाने का इरादा किया था कि मुझे छत पर एक तरफ नीम रोशन सा हिवला नजर आया। मेरी रगों में खून की गर्दश तेज हो गई। वो मापारा थी। इसके जिस्म से जैसे रोशनी सी फूट रही थी। मैं उठकर मबहूत सा इसकी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरी आतिशे शौक को तेज से तेज तर कर देना चाहती थी। इसके
अंग अंग से रोशनी फूट रही थी। मुझे अब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया और मैं तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और वो यकलख्त मेरे मुंह से एक तवील चीख निकल गई। मैंने लाख चाहा कि अपने जिस्म के तवाज़ुन को बिगड़ने न दूं, मगर मैं तेजी से नीचे गिर रहा था। दरअसल अचानक ही मापारा मेरी नजरों से ओझल हो गई थी। मुझे याद है कि मैं इस तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, मगर इसी लम्हे मेरे जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ गया। मेरा एक पांव खला में था और दूसरा छत के किनारे पर, लेकिन मैं खुद को संभाल न पाया और छत से नीचे गिरने लगा। इसी वक्त मेरी तवील चीख दूर दूर तक रात के सन्नाटे को चीर गई थी। छत इस कदर ऊंची नहीं थी जिससे गिरकर मैं किसी अंदोनौक हादसे का शिकार होता, लेकिन मेरे हवास मुअत्तल हो गए थे और आने वाले मसाइब का दरवाजा मेरे लिए खुल गया था। मगर ये सब इतना गैर मुतवक्को और अचानक हुआ था कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना कर सका कि सर के बल न गिरूं। इसकी गर्ज मुझे अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़े। मैं छत से नीचे गली में गिरा था और मेरे जिस्म का सारा वजन सिर्फ बाईं टांग पर पड़ा था। दर्द की एक शदीद लहर जैसे मेरे पूरे वजूद को चीरती हुई गुजर गई। मेरे मुंह से चीख निकली और ज़हन पर गफलत सी छा गई। न जाने कितनी देर मैं इसी हालत में पड़ा रहा। जब मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने उठना चाहा, मगर फिर गिर पड़ा। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी टांग टूट चुकी थी। मैंने आसपास की हवेलियों की खिड़कियां और दरवाजे खुलते देखे। गली में नुक्कड़ पर लगी हुई लालटेन की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही मेरी नजर उठी मेरी रूह कांप गई। कुछ पुलिस वाले भागते हुए गली में दाखिल हो रहे थे। मुमकिन है कोई और मौका होता तो मैं इतना हवास बाख्ता न होता, लेकिन इस वक्त एक तो मेरा हमजाद मेरे पास नहीं था क्योंकि वो मापारा से बरसे पैकार था। दूसरा ये कि मैं सख्त जख्मी हालत में था। टांग के अलावा मेरी कोहनियां वगैरह भी जख्मी थी जिनसे खून बह रहा था। मैंने एक मर्तबा फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा हैरत अंगेज तौर पर दर्द की शिद्दत के बावजूद मैं उठता चला गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई नादीदा वजूद मुझे सहारा दिए हुए है। फिर अपने हमजाद पर नजर पड़ते ही मेरी जान में जान आ गई। मुझे अपना वजूद हल्का महसूस हुआ। मैं जैसे तैरता हुआ वो गली अबूर करके दूसरी गली में पहुंच गया। मेरे पीछे भागते हुए कदमों और मुख्तलिफ आवाजों का शोर था जो लम्हा बलम्हा दूर होता जा रहा था। मेरे दोनों पांव जमीन से तकरीबन 1 फीट बुलंद थे और हमजाद मेरे जिस्म का सारा बोझ उठाए हुए था। अब भी मेरे बाएं पांव में टीसें उठ रही थी, मगर मैं किसी तरह जब्त किए हुए था। कुछ ही देर बाद मैं मापारा की हवेली से काफी दूर निकल गया। मुख्तलिफ गलियों और रस्तों से गुजरता हुआ हमजाद मुझे न जाने कहाँ ले जा रहा था। रात के वक्त मुझे रस्तों का सही अंदाजा नहीं हो पा रहा था और जख्मी होने के सबब मेरे औसान भी पूरी तरह बहाल नहीं थे। हमजाद की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो मैंने दरियाफ्त किया, ये हम किधर निकल आए? फिलहाल कोई सवाल न कीजिए, यहाँ से बहुत करीब पुलिस मौजूद है। हम किसी भी महफूज मकाम तक पहुँच जाएं तो बात होगी। हमजाद ने सरगोशी की। मैंने इसकी बात सुनकर चुप साध ली क्योंकि मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसके रहमो करम पर था। हमजाद एक सड़क अबूर करके फिर गलियों के एक सिलसिले में दाखिल हो गया। वो दानिस्ता ऐसे रस्तों से इज्तनाब कर रहा था जहां गश्ती पुलिस या किसी चौकीदार के मिलने का इम्कान हो। फिलहाल मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो फिजा में बुलंद होने को क्यों तरजीह नहीं दे रहा था। इसी तरह गलियों गलियों छुपते हुए किसी जगह पहुंचने का मकसद था और ये कि वो कहाँ पहुंचना चाहता था। मेरे बोलने पर भी इसने पाबंदी आयद कर दी थी, इसलिए अब मैं इससे भी कुछ नहीं पूछ सकता था। वो मुझे लेकर अब एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जो मेरे लिए जाना पहचाना था, मगर मुझे इस इलाके का नाम याद नहीं आ रहा था। वो रास्ते वो गलियां मेरी देखी बाली थी। हमजाद एक जगह किसी हवेली की पुश्त पर पहुंचकर ठहर गया। इसके साथ ही मुझे अपना जिस्म बुलंद होता हुआ महसूस हुआ। चंद ही लम्हों बाद मैं इस हवेली के एक नरम और
आरामदेह बिस्तर पर था। हर तरफ अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ इतना एहसास था कि मैं एक आरामदेह बिस्तर पर दराज हो चुका हूँ। वो इस एहसास के साथ मुझ पर गशी तारी होने लगी। मैंने कुछ देर तक डूबते ज़हन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हों में मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद भी मैंने हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा ही फैला हुआ देखा। मैंने बेख्याली में करवट बदलना चाही और मेरे मुंह से एक तवील कराह निकल गई। बाएं पांव के जख्म से टीसें उठ रही थीं। हमजाद मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, मैं आप ही के पास हूँ, अब घबराने की कोई बात नहीं। मुझे हमजाद की आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम है कि आप हकीकत हाल जानने के लिए बेचैन हैं, लेकिन मुझे आपके पाँव की फिक्र है। चंद लम्हे की वक्ती तौर पर मैंने जरूर मरहम पट्टी कर दी है, लेकिन यही काफी नहीं, क्योंकि आपके पाँव की हड्डी 2 जगह से टूटी है। और क्या? मैं ये जानकर घबरा गया कि मैं अपाहिज हो चुका हूँ। ये सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, हकीकत यही है और मैं आपको किसी धोखे में भी रखना नहीं चाहता। बहुत मुमकिन है आपको टांग से महरूम होना पड़े। ये कहकर हमजाद कुछ देर के लिए रुका। ये सुनकर जैसे मेरे जान निकल गई। ये वाकया अब से तकरीबन 5 सदी पहले का है, बल्कि शायद इससे भी पहले का। इस जमाने में इतनी तिब्बी सहूलतें नहीं थी जितनी आज हैं, मगर ये मुमकिन है कि आप आर्जी तौर पर इस दर्द और तकलीफ से निजात पा जाएं। हमजाद कह रहा था, और इसके लिए आपका होश में आना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद आप बगैर मेरे चलने फिरने से माजूर होंगे। खैर, बाद में जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो ये तकलीफ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका फौरन कुछ इलाज करो, मैंने बेताबी से कहा। हमजाद ने मेरे जख्मी पांव पर हाथ रख दिया और फिर एक अजीब से तजर्बे से दो चार हुआ। मैं हमजाद के हाथ का लम्स अपने पांव पर महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पूरे पांव पर हाथ फेर रहा था और इसके हाथ की हरकत के साथ साथ मेरी तकलीफ कम होती जा रही थी, जैसे कोई नादीदा कुव्वत सारा दर्द खींच ले रही हो। चंद ही लम्हों बाद मैं सुकून का सांस ले रहा था, लेकिन ये वक्फा आर्जी था। मैं जिस्मानी तकलीफ से तो निजात पा चुका था, मगर जब हमजाद ने मुझे कुछ देर पहले पेश आने वाले वाकयात की तफसील बताई तो गुस्से से मेरा खून खौल गया। हमजाद ने मुझे जो कुछ बताया इसका खुलासा ये था कि मापारा के मुकाबले में एक बार फिर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। हुआ ये था कि जैसे ही मापारा की हवेली में पहुंचा तो वो होशियार हो गई थी। न सिर्फ इस वक्त इसने अपने बचाव के लिए कुछ कहा था, बल्कि मेरे हवेली से चलते ही पहला हमला इसने जब्बार पर किया था, क्योंकि इसे ये बात मालूम थी कि जब्बार हवेली में तन्हा है, लेकिन हवेली के चारों तरफ हिफाजती हिसार खींचा होने के सबब जब्बार का हवेली से बाहर आना जरूरी था। इसलिए मापारा ने इसे इस फरेब में मुब्तला कर दिया कि मैं हवेली के बाहर इसे आवाजें दे रहा हूँ। जब्बार जैसे ही हवेली से बाहर निकला वो गैर महफूज हो चुका था। नतीजा ये कि अब वो पूरी तरह मापारा के काबू में था। वो इसके जरिए जो चाहे करा सकती थी। जब्बार मापारा के शहर में गिरफ्तार होकर बेगमपल के पुलिस थाने जा पहुंचा, जो नवाब साहब किबला की महल नुमा हवेली के करीब था। जब्बार इधर खुद को कानून के हवाले कर रहा था। मैं दोनों हमजादों के साथ मापारा तक पहुंच गया। दोनों हमजाद अपनी पूरी तवज्जो मापारा पर मरकूज रखने के बावजूद इन वाकयात से भी बाखबर थे जो जब्बार को पेश आए थे। जब्बार का गिरफ्तार होना इनकी नजर में कोई तशवीशनाक बात नहीं थी। वो इससे कभी भी पुलिस की कैद से आजाद करवा सकते थे। दो हमजादों की मौजूदगी में मापारा ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं था। इसने मदद के लिए अपनी माँ सारा की पुरसरार कुव्वतों को पुकारा, जिन्होंने बर वक्त इसकी मदद
مدد کی، جس کی وجہ سے دونوں ہمزاد بجائے حملہ آور ہونے کے دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ماں پارا نے فرار کی راہ اختیار کرنا چاہی، مگر دونوں ہمزادوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حویلی سے نکل کر بھی وہ اس کے تعاقب میں رہے تو ماں پارا نے یہ چال چلی کہ مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دے تاکہ کم از کم ایک ہمزاد مجھے اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے اس کا تعاقب کرنا چھوڑ دے اور اس طرح اسے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اپنی اس شیطانیت پر عمل کرنے کے لیے اس نے اجنبی نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اجنبی نوجوان خوف سے سہما ہوا کچھ نہ سمجھتے ہوئے ماں پارا کی مسیری پر سمٹا سمٹایا بیٹھ کے اسے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ ماں پارا کا مقصد بھی یہی تھا کہ نوجوان چیخ پڑے اور ہوا بھی یہی۔ اس طرح طبیب خاص ارشاد احمد خان جاگ اٹھے اور ماں پارا کے کمرے کی طرف لپکے۔ یہی چیخ سن کر آس پاس کی حویلیوں میں رہنے والے بھی طبیب خاص کی حویلی کی طرف دوڑے کیونکہ چیخ وہیں سے آئی تھی۔ دراصل ماں پارا چاہتی بھی یہی تھی کہ نوجوان کی چیخ سن کر لوگ وہاں پہنچیں اور مجھے پکڑ لیں۔ میرے لیے یہ صورتحال خطرناک تھی۔ مجبوراً میرے ہمزاد کو مجھ تک پہنچنا پڑا تاکہ وہ مجھے اس خطرے سے بچا سکے۔ صرف جبار کا ہمزاد ماں پارا کو قابو کرنے کا اہل نہیں تھا، اس لیے تنہا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ماں پارا نے اسے آزار میں مبتلا کر دیا اور اگر میرا ہمزاد مجھے چھت پر چھوڑ کر فوراً اس کی مدد کو نہ پہنچتا تو ماں پارا اس کا کام تمام کر چکی ہوتی۔ ادھر میرا ہمزاد جبار کے ہمزاد کو مصیبت سے بچانے میں لگا، ادھر ماں پارا نے موقع پا کر مجھے فریب نظر میں مبتلا کر دیا۔ جب میں چھت سے نیچے گرنے لگا تو وہ فرار ہونے لگی۔ دونوں ہمزاد پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے اور کسی بھی قیمت پر اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ ماں پارا کو قابو میں کر کے اس کی تمام قوتیں سلب کر لیں، مگر قسمت قدم قدم پر ماں پارا کا ساتھ دے رہی تھی۔ دوسری طرف جبار پولیس کو سب کچھ بتا چکا تھا اور پولیس میری تلاش میں طبیب خاص کی حویلی کے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر مجھے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ جس وقت میں چھت سے گرا تھا پولیس اس غرض سے اس گلی میں داخل ہو رہی تھی کہ تمام راستے مسدود کر دے۔ ادھر مجھ پر یہ مصیبتیں گزر رہی تھیں، ادھر ہمزاد ماں پارا سے الجھا ہوا تھا۔ اس الجھاؤ میں وہ مجھے کچھ دیر کے لیے فراموش کر بیٹھا تھا، پھر اچانک ہی جب اسے میرا خیال آیا تو یہ وہ وقت تھا جب میری گرفتاری کے لمحات بالکل قریب آ چکے تھے۔ اب میرا ہمزاد میرے سلسلے میں مزید کوئی مصیبت مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ماں پارا کا تعاقب چھوڑ کر فوراً میری مدد کے لیے پہنچا اور اسی عرصے میں ماں پارا کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ اب ماں پارا اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ دو ہمزادوں کی موجودگی میں اس کے لیے اس شہر میں رہنا خطرناک ہے، اس لیے اس نے میرٹھ سے فرار ہو جانے ہی میں اپنی بہتری سمجھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہمزاد مجھے پولیس سے بچا کر کسرے گنج والی حویلی میں لے گیا تھا، جس کے دروازے پر اب بھی پولیس موجود تھی۔ پولیس مطمئن تھی کہ حویلی میں کوئی نہیں، کیونکہ ان کے سامنے نہ کوئی حویلی میں داخل ہوا تھا نہ نکلا تھا، کیونکہ ہمزاد مجھے حویلی میں پچھلی طرف سے لایا تھا۔ اس کی نظریں فی الحال سب سے محفوظ جگہ یہی تھی۔ اس طرح کم از کم پولیس کو دھوکے میں ضرور رکھا جا سکتا تھا۔ جبار اب پولیس کی نگرانی سے ملٹری کی نگرانی میں پہنچ چکا تھا، جو صبح اسے دلی لے جانے والی تھی۔ اس وقت صبح کے 4:30 بجے کا عمل تھا۔ جبار کو اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ملٹری کی حفاظت میں دلی روانہ ہو جانا تھا۔ ماں پارا سے مقابلے کے دوران جبار کے ہمزاد کی قوتیں وقتی طور پر مفلوج ہو چکی تھیں، اس لیے اس سے کوئی کام لیا جانا ناممکن تھا۔ ماں پارا کے بارے میں اب تک صرف یہی بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ وہ شہر چھوڑ کر جا چکی ہے، کہاں یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ میرا ہمزاد مجھے اس حالت میں تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ دراصل اسے اس بات کا امکان بھی موجود تھا کہ ماں پارا ہمیں کمزور پڑتا دیکھ کر پھر لوٹ نہ آئے۔ اس صورتحال میں میری زندگی کے لیے کوئی بھی خطرہ درپیش ہو سکتا تھا۔ میں
मैंने हमजाद से तमाम हालात सुनने के बाद कुछ देर इन पर गौर किया और आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचा कि फिलहाल वक्ती तौर पर हमें मापारा के ख्याल को तर्क करके जब्बार की फिक्र करनी चाहिए। इसके बाद मापारा से निपटा जा सकता है। इस अरसे में जब्बार का हमजाद भी काबिले अमल हो सकता था। यही सब कुछ सोचने के बाद मैंने हमजाद को मुखातब किया। तमाम हालात पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें फौरन जब्बार की रिहाई के सिलसिले में कोई अमली कदम उठाना चाहिए, इससे पहले कि मिलिट्री इसे लेकर दिल्ली रवाना हो जाए और बात आगे बढ़े। हम इसे यहीं क्यों नहीं छुड़वा लें? क्या ख्याल है तुम्हारा? आपने ठीक सोचा है। हमजाद ने मेरी तजवीज से इत्तेफाक करते हुए कहा, लेकिन सुबह से पहले ये नामुमकिन है। क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि इस वक्त जब्बार सख्त पहरे में है। इसे मिलिट्री हेडक्वार्टर में रखा गया है। ये तो मुमकिन है कि मिलिट्री की नजरों से मेरा वजूद छुप जाए, लेकिन जब्बार को इनकी नजरों से किस तरह छुपाया जा सकता है? और इसकी जरा सी हरकत पर इसे गोली मार दे, फिर वो जहां कैद है इस जगह तक 50 मकामात पर चेक पोस्टें हैं। किसी न किसी की नजर इस पर पड़ना लाजमी है। सूरत में इसे छुड़वा लिया जाना तो मुमकिन है, लेकिन इस